आज की कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि उस गुत्थी की है जिसने पुलिस तक को हैरान कर दिया था। असम की मशहूर गायिका और जग्गा जासूस जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से पहचान बनाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री विदिशा बेजबरुआ, जिनका शव गुड़गांव के एक अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर पंखे से लटका मिला। क्या ये एक साधारण खुद को खत्म करने का मामला था, या फिर एक साजिश जिसके पीछे छुपा है कोई डरावना सच? जांच में सामने आए सीरियल किलिंग जैसे ट्विस्ट ने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। और जब पुलिस ने आखिरकार इस मौत के पीछे का असली मकसद उजागर किया, तो हर कोई सन्न रह गया। तो क्या था पूरा मामला? क्या थी मौत की असली वजह? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 17 जुलाई की शाम, घड़ी में करीब 7 बज रहे थे। मुंबई से गुड़गांव तक फैली दूरियों को लांघती एक फोन कॉल आई। फोन करने वाला था नीतीश झा, जो विदिशा का पति था। मुंबई में बैठे निशीत झा ने कई बार अपनी पत्नी विदिशा बेजबरुआ को कॉल मिलाया। फोन की घंटी तो लगातार बजती रही, लेकिन उधर से किसी ने रिसीव नहीं किया। निशीत का मन बेचैन होने लगा। आखिर विदिशा फोन क्यों नहीं उठा रही? गुड़गांव के सेक्टर 43 के सुशांत लोक में विदिशा का फ्लैट था। वही विदिशा जो असम की मशहूर गायिका और फिल्म अभिनेत्री थी। उसकी ख्याति इतनी थी कि वो रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस में भी नजर आ चुकी थी। कुछ ही दिन पहले 5 जुलाई 2017 को निशीत ने ये फ्लैट किराए पर लिया था। बेचैनी बढ़ने पर निशीत ने उस ब्रोकर को फोन किया जिसने ये फ्लैट दिलवाया था। अपना परिचय देते हुए उसने कहा, मैं इस समय मुंबई में हूं। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। आप कृपया उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। मानवीयता के नाते ब्रोकर तुरंत सुशांत एस्टेट की 9वीं मंजिल पर स्थित उसी फ्लैट पर पहुंच गया। वही फ्लैट जिसे कुछ ही दिनों पहले उसने निशीत को किराए पर दिलवाया था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। वैसे तो फ्लैट में रहने वाले लोग दरवाजा बंद ही रखते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग सी थी। ब्रोकर ने डोर बेल दबाई और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। दरवाजा नहीं खुला तो उसने दोबारा घंटी बजाई। इस बार भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार घंटी बजाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो ब्रोकर ने घबराते हुए निशीत को फोन मिलाया और सारी बात बता दी। निशीत की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। हो न हो, विदिशा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। शायद वो दरवाजा खोलने लायक भी न हो। उसने ब्रोकर से तुरंत अनुरोध किया, कृपया दरवाजा तोड़ो और मेरी पत्नी को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाओ। निशीत की ये बात सुनते ही ब्रोकर ने बिना समय गवाए जोरों से दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया। धक्कों की गूंज सुनकर आसपास के फ्लैटों के दरवाजे खुलने लगे। पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। ज्यादातर लोग उस ब्रोकर को जानते थे। उन्होंने हैरानी से पूछा, आप दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? ब्रोकर ने उन्हें जल्दी जल्दी सब समझा दिया। निशीत से हुई बातचीत, विदिशा की बिगड़ती हालत और डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत। लेकिन पड़ोसी उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार ब्रोकर ने अपने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया और निशीत को दोबारा कॉल लगाई। निशीत की बेचैन आवाज अब सबके कानों तक पहुंच रही थी। फ्लैट में मेरी पत्नी अकेली है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे डर है कि कहीं देर न हो जाए। कृपया उसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। पड़ोसियों को जब यह पता चला कि निशीत की पत्नी की हालत गंभीर है, तो वे भी ब्रोकर की मदद के लिए आगे आ गए। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही पलों में जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूट गया और लोग हड़बड़ी में भीतर दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अंदर पड़ी, पूरा माहौल स्तब्ध हो उठा। कमरे की छत से लगे पंखे पर रस्सी के सहारे झूल रही थी विदिशा की निढाल देह। सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। ब्रोकर ने कांपते हाथों से तुरंत फोन उठाया। उसने सबसे पहले निशीत को यह दर्दनाक खबर दी, फिर थाना सुशांत लोक पुलिस को सूचित किया। चूंकि सुशांत एस्टेट थाने से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए कुछ ही देर में थाना प्रभारी गौरव, एसआई सतीश और एएसआई अर्जुन टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। 9वीं मंजिल पर बने फ्लैट में दाखिल होते ही पुलिस ने देखा, वो दृश्य हृदय विदारक था। विदिशा की लाश अब भी झूल रही थी। थाना प्रभारी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को खबर भेज दी। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई।
उसी बीच डीसीपी ईस्ट दीपक सहारण भी मौके पर पहुंच गए और जैसे ही आसपास के लोगों को यह खबर लगी कि एक फिल्म अभिनेत्री की मौत हो गई है, पूरे अपार्टमेंट में हलचल मच गई। जिसे भी जानकारी मिली वो स्तब्ध और जिज्ञासु होकर विदिशा के फ्लैट की ओर खिंचा चला आया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से विदिशा की लाश को नीचे उतारा और फिर कमरे की बारीकी से तलाशी ली। हर कोना छाना गया, अलमारी, ड्रॉर, टेबल, यहां तक कि कागज पत्रों के ढेर तक, पर किसी भी जगह से कोई नोट नहीं मिला। ये बात पुलिस को हैरान कर रही थी। अक्सर ऐसे मामलों में कोई न कोई सुराग, एक चिट्ठी या लिखी हुई पंक्ति तो जरूर मिलती है, लेकिन यहां सन्नाटा था। पुलिस ने आसपास के फ्लैटों में रहने वालों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि विदिशा कुछ ही दिन पहले यहां शिफ्ट हुई थी। हम लोग उसे ज्यादा जानते तो नहीं, एक पड़ोसी ने कहा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। दूसरे ने जोड़ा, वो हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती थी, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उस पर कोई तनाव हो। इन बातों ने पुलिस की जिज्ञासा और बढ़ा दी। उसी वक्त ब्रोकर भी वहीं मौजूद था, वही ब्रोकर जिसने विदिशा को यह फ्लैट दिलवाया था। पुलिस ने उससे विस्तार से पूछताछ की। उसने बताया कि विदिशा और उसके पति निशीत से उसकी पहली मुलाकात तभी हुई थी जब वे ये फ्लैट देखने आए थे। ब्रोकर से पुलिस को निशीत का मोबाइल नंबर मिल गया। थाना प्रभारी ने तुरंत कॉल लगाया और निशीत को यह दुखद सूचना दी कि विदिशा ने खुद को खत्म कर ली है। फोन पर दूसरी ओर से निशीत की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, मैं इस समय मुंबई में हूं, कल तक गुड़गांव पहुंच जाऊंगा। विदिशा का मोबाइल फोन कमरे से ही बरामद हुआ। पुलिस ने जब उसके कॉल लॉग और कॉन्टैक्ट्स देखे तो उसमें से उसके माता पिता का नंबर मिल गया। थाना प्रभारी ने भारी मन से कॉल लगाया और दूसरी ओर से अश्वनी बेजबरुआ, विदिशा के पिता की आवाज सुनाई दी। पुलिस अधिकारी ने धीमे शब्दों में बताया, आपकी बेटी ने खुद को खत्म कर ली है। ये सुनते ही अश्वनी और उनकी पत्नी रंजीता गहरे सदमे में डूब गए। गुवाहाटी के उस घर में रोने बिलखने की गूंज फैल गई। कुछ ही देर में रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। सबकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटी की मौत का समाचार पाकर वे दोनों अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ सोमवार की रात फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और फिर टैक्सी लेकर सीधे गुड़गांव चले आए। इससे पहले पुलिस आवश्यक कार्रवाई पूरी कर चुकी थी और विदिशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था। गुड़गांव पहुंचते ही टूटे हुए दिल के साथ अश्वनी ने थाना प्रभारी गौरव कुमार से मुलाकात की। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मेरी बेटी बहुत समझदार लड़की थी। पिछले साल ही उसकी शादी निशीत से हुई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने पुलिस को एक ऐसा सच बताया जिसने पूरी जांच का रुख बदल दिया। शादी के बाद विदिशा को पता चला था कि निशीत के किसी और लड़की से संबंध है। वो उसे समझाने की कोशिश करती, रोकती कि उस लड़की से न मिले, लेकिन निशीत कभी नहीं माना, बल्कि इसी बात पर वो अक्सर विदिशा से झगड़ता रहता था। अश्वनी ने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में आरोप लगाया, मेरी बेटी के तनाव की सबसे बड़ी वजह यही थी। उसकी मौत का जिम्मेदार निशीत है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला एक नामचीन अभिनेत्री का था, इसलिए स्वाभाविक था कि पुलिस प्रशासन भी इसे हल्के में नहीं ले सकता था। थाना प्रभारी ने तुरंत डीसीपी दीपक सहारण से संपर्क किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। डीसीपी के निर्देश पर 18 जुलाई 2017 को निशीत के खिलाफ खुद को खत्म करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया। अगले ही दिन जब निशीत गुड़गांव पहुंचा तो पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ शुरू की। निशीत ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं विदिशा को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। हां, कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो जाते थे, पर ऐसे मतभेद तो हर घर में होते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसके चलते विदिशा जान दे दे। ये सब मेरी समझ से बाहर है। उसकी बातें सुनकर भी पुलिस पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि दूसरी ओर विदिशा के पिता अश्वनी ने साफ साफ उसी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी आधार पर पुलिस ने 18 जुलाई को निशीत को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सबूत जुटाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। निशीत का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया ताकि उसके कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और मेल्स की गहराई से जांच हो सके। इस बीच यह खबर पूरे असम में जंगल की आग की तरह फैल गई। असम की मशहूर गायिका और अभिनेत्री विदिशा की मौत ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया। लोग इसे सिर्फ एक खुद को खत्म करने का मामला नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर की उपेक्षा से जोड़ने लगे। सामाजिक संगठनों और आम जनता के बीच आक्रोश फैल गया। इससे कुछ ही दिन पहले गुड़गांव में पूर्वोत्तर की एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आया था,
जिसने आग में घी डालने का काम किया। ऐसे माहौल में गुड़गांव पुलिस प्रशासन ने डीजीपी और गृह सचिव के माध्यम से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। यहां पूर्वोत्तर के पुलिस अफसरों को तैनात किया जाए ताकि ऐसे मामलों को और संवेदनशीलता से संभाला जा सके। लेकिन यह प्रस्ताव अभी भी सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। अभिनेत्री विदिशा का मामला जब असम में आग की तरह फैलने लगा तो वहां की राजनीति भी इस पर सक्रिय हो उठी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात की और आग्रह किया कि इस केस की जांच पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तुरंत गुड़गांव पुलिस से मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की। अब यह केवल एक खुद को खत्म करने का मामला नहीं रहा था, बल्कि दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की निगाहों में आया हुआ हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस पर अब जिम्मेदारी और दबाव दोनों दोगुना हो चुके थे। जांच तेजी से आगे बढ़ी। निशीथ के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। इसमें पुलिस को दो ऐसे फोन नंबर मिले जिन पर निशीथ की लंबी बातचीत होती थी। एक नंबर तो खास तौर पर ध्यान खींचने वाला था, क्योंकि उस पर निशीथ की बातें उसकी शादी से पहले भी होती रही थी। पुलिस ने शक गहराते ही निशीथ को एक दिन के रिमांड पर लिया और कड़ी पूछताछ की। पहले तो वो टालमटोल करता रहा, लेकिन दबाव बढ़ने पर उसने स्वीकार किया, हाँ, शादी से पहले मेरी एक लड़की से दोस्ती थी और वो रिश्ता आज भी बरकरार है। उसी को लेकर विदिशा मुझ पर शक करती थी। यहीं से तस्वीर साफ होने लगी। विदिशा की जिंदगी में तनाव और उसके रिश्ते की दरारें अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। लेकिन आगे की कहानी जानने से पहले जरा ठहरें। आइए थोड़ा विदिशा के बारे में जान ले कि वो चाय बागानों के इलाके से निकलकर बॉलीवुड तक कैसे पहुंची। सिर्फ 27 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देने वाली विदिशा असम की राजधानी गुवाहाटी की बेटी थी। उसके पिता अश्वनी कुमार और मां रंजीता की आंखों का तारा। परिवार में एक भाई भी था, कौशिक बेजबरुआ, जो पुणे में नौकरी करता था। विदिशा बचपन से ही बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी। सन 2007 में उसने गुवाहाटी के निकोल्स हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। लेकिन विदिशा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो हमेशा सबसे आगे रहती। उसकी मधुर आवाज ने उसे अलग पहचान दिलाई। वो गाने गाती तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। संगीत के साथ साथ डांस का शौक भी उसके भीतर गहराई तक बसा था। टीवी पर देखकर उसने खुद ही नृत्य सीख लिया। खासकर बिहू डांस की तो वो दीवानी थी। स्कूल के मंच तक ही नहीं, बल्कि शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बिहू प्रस्तुत करती। उसके गीत और नृत्य दर्शकों को बांध लेते। हर ताल पर लोग उसकी कला में डूब जाते। वो बॉलीवुड अभिनेत्रियों सोनम कपूर और कोंकणा सेन शर्मा की बड़ी प्रशंसक थी। उनके काम को देखकर ही उसने अभिनय की दुनिया में कदम रखने का सपना बुना। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद विदिशा ने गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया और अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज जीवन में भी उसने सांस्कृतिक गतिविधियों से खुद को जोड़े रखा। धीरे धीरे मेहनत और अभ्यास ने उसे एक बेहतरीन सिंगर बना दिया। इन्हीं दिनों एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने विदिशा के करियर की सोच बदल दी। वो मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी से मिली और उनकी तेज तर्रार शख्सियत से इतनी प्रभावित हुई कि उसने ठान लिया वो भी पत्रकार बनेगी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसने दिल्ली का रुख किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा कर डाला। अब उसके सामने एक नया सपना था, सच को समाज के सामने लाने का, एक तेज तर्रार पत्रकार बनने का। लेकिन जीवन ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। पढ़ाई के साथ साथ उसने नाटकों में भी अभिनय किया। उसकी हर भूमिका पर दर्शकों ने दिल खोलकर तालियां बजाईं। मंच से मिले इस प्यार और सम्मान ने उसके दिल में एक नई आग जगा दी। कहा तो उसने पत्रकार बनने के लिए कोर्स किया था, लेकिन अब उसका मन अभिनय की ओर खिंचने लगा। वो खुद से कहती, पत्रकारिता मुझे पहचान दिला सकती है, लेकिन अभिनय मुझे वो मंच देगा जहां मैं पूरी दुनिया को छू सकूंगी। और धीरे धीरे उसने पत्रकार बनने का विचार छोड़ दिया। सुंदरता तो उसमें जन्मजात थी, साथ ही उसकी फिटनेस और फिगर भी बेमिसाल थे। कभी कभी वो खुद की तुलना बॉलीवुड की नई नई अभिनेत्रियों से करती और आत्मविश्वास से कहती, मैं उनसे कहीं बेहतर हूं। अब उसके सपनों की उड़ान बदल चुकी थी। गायिका होने के साथ साथ उसने अभिनेत्री बनने के सपने भी बुन लिए। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। फिल्म इंडस्ट्री में न कोई गॉडफादर, न कोई सहारा। कोई ऐसा नहीं था जो उसके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दे। फिर भी
उसने हार नहीं मानी। अपने सपनों को सीने में कसकर साहस बटोरते हुए वो निकल पड़ी मुंबई की ओर। मुंबई, सपनों का शहर। यहां हर साल हजारों लड़कियां सिर्फ एक ख्वाब लेकर आती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने का ख्वाब। दिन रात स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाते लगाते न जाने कितनी के सैंडल और जूते घिस जाते हैं। कई लड़कियां तो वो सब समझौते करने को भी तैयार हो जाती है जिनकी कल्पना भर से रूह कांप उठे। इसी संघर्ष की भीड़ में अब विदिशा भी शामिल हो चुकी थी। मुंबई की भाग दौड़ में वह अपने सपनों को थामे लगातार कोशिशें कर रही थी। इसी दौरान किस्मत ने उसे एक ऐसे इंसान से मिलवाया जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वो था निशीथ झा। निशीथ मूल रूप से गुजरात का रहने वाला था। पहले वो ओएनजीसी में एक अच्छे पद पर नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छोड़कर उसने मुंबई में बिजनेस शुरू किया। उसके रसूख और जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों तक पहुंच चुके थे। यही पहचान विदिशा के काम आई। निशीथ की कोशिश से विदिशा को एक सुनहरा मौका मिला रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस में काम करने का। इस फिल्म में उसने असम की आत्मा माने जाने वाले बिहू डांस को बड़े पर्दे पर उतारा। कैमरे की रोशनी में जब उसने नृत्य किया तो मानो असम की मिट्टी और उसकी संस्कृति पूरे भारत के सामने जीवंत हो उठी। पहली फिल्म, पहला मंच, विदिशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके लिए ये सिर्फ एक रोल नहीं, बल्कि सपनों की दुनिया में पहला कदम था। इसी दौरान विदिशा और निशीथ की दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों की हंसी मजाक, बातें और मुलाकातें अब रिश्ते का नया नाम लेने लगी। आखिरकार परिवार की रजामंदी से सन 2016 में दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। निशीथ का मुंबई में अपना ऑफिस था, लेकिन जल्द ही विदिशा को एहसास होने लगा कि शादीशुदा जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितना उसने सोचा था। ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से निशीथ की गहरी दोस्ती थी। इतना ही नहीं, घर लौटने के बाद भी वो उसी से घंटों बातें करता रहता। उसके अलावा भी वो कई और लड़कियों से फोन पर लगातार संपर्क में रहता था। शादी के शुरुआती दिनों में विदिशा ने सब कुछ सहने की कोशिश की। निशीथ की फोन पर लंबी बातें, ऑफिस की लड़की से उसकी नजदीकियां, वो सब चुपचाप देखती रही। लेकिन कब तक? कुछ ही महीनों में उसके धैर्य का बांध टूटने लगा। उसने पति को टोकना शुरू किया, ये देर रात की बातें क्यों? आखिर कौन है जिससे तुम इतना करीब हो? विदिशा ने सिर्फ अंदाजों पर ही भरोसा नहीं किया। उसने अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश की और जल्द ही उसे ये यकीन हो गया कि निशीथ का किसी और लड़की से गहरा रिश्ता है। जब उसने ये बात सीधे सीधे पति से पूछी तो निशीथ ने सफाई दी, तुम गलत समझ रही हो। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन विदिशा के दिल में अब शक घर कर चुका था। और शक ऐसी बीमारी है जो रिश्तों में दरार डालने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। पत्नी के लिए यह मानना असंभव था कि उसका पति किसी और महिला से जुड़ा हो। बातें बिगड़ने लगी। जब निशीथ ने उसकी आशंकाओं को गंभीरता से नहीं लिया तो विदिशा ने मां से अपनी पीड़ा साझा की। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी दोनों थे। मां ने सब सुना, लेकिन हस्तक्षेप से बची। कुछ ही महीने पहले हुई शादी में दरार पड़ने का डर उन्हें भी था। आखिरकार पिता अश्वनी ने पहल की। उन्होंने बेटी को समझाया और साथ ही निशीथ से भी बात की ताकि हालात संभल जाए। विदिशा की मायके वालों से शिकायत करना निशीथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके आंख को चोट पहुंची थी। नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच विवाद और गहराने लगे। विदिशा अपने करियर को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। वो जानती थी कि पारिवारिक कलह में उलझने से उसके सपनों पर असर पड़ेगा, लेकिन मन का वो संदेह, वो अविश्वास अब उसकी सोच पर हावी हो चुका था। निशीथ बार बार समझाता, तुम बेकार सोच रही हो, मेरा किसी से कोई गलत रिश्ता नहीं है। लेकिन विदिशा उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाती थी। घर का माहौल हर दिन और तनावपूर्ण होता जा रहा था। लगातार झगड़ों से बचने के लिए निशीथ ने फैसला किया। 5 जुलाई 2017 को उसने गुड़गांव के सुशांत लोक में एक फ्लैट किराए पर लिया और विदिशा से कहा, तुम यहां रहो, जब मन हो मुंबई आ जाना। मैं तुम्हारे लिए किसी और हिंदी फिल्म में काम तलाश रहा हूं। पति की बात मानकर विदिशा गुड़गांव आ गई, लेकिन यहां वो पूरी तरह अकेली थी। दिन भर की खामोशी, खाली दीवारें और अधूरी उम्मीदें। मन होने पर वो पति को फोन करती, लेकिन अक्सर नंबर व्यस्त मिलता। लाइन पर किसी और की आवाज होने की कल्पना ही उसके दिल को चीर डालती थी। विदिशा का शक अब उसके दिल दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। हर बार पति का फोन व्यस्त मिलना, हर रोज की खामोशी
उसे भीतर से खाए जा रही थी। कभी कभी वो माँ बाप को फोन लगाती और रोते हुए मन की बातें बताती। माँ बाप उसे ढांढस बंधाते, बेटी सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन समझाइश उसके टूटे हुए मन को जोड़ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे विदिशा हतोत्साहित होती चली गई। जिंदगी उसे बोझ लगने लगी, जैसे हर खुशी कहीं गुम हो गई हो। एक दिन उसने पति को फोन किया। आवाज में थकान और टूटन साफ झलक रही थी। निशीथ ने महसूस किया कि उसकी पत्नी ठीक नहीं है। उसने कहा, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विदिशा की हताशा इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो इस दुनिया से नाता तोड़ने का निर्णय ले चुकी थी। उसने गले में फंदा डाला और लटक गई। शाम को निशीथ ने फोन किया तो बार बार घंटी बजी, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। गुड़गांव में विदिशा का कोई करीबी नहीं था। तभी उसे उस ब्रोकर की याद आई जिसने ये फ्लैट दिलवाया था। निशीथ ने ब्रोकर को फोन कर कहा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, जरा देख आइए। ब्रोकर फ्लैट पर पहुंचा, दरवाजा तोड़ा और जो नजारा देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असम की मशहूर गायिका और अभिनेत्री विदिशा बजबरुआ अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस को सूचना दी गई, जांच शुरू हुई और निशीथ से पूछताछ कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस केस की विवेचना एसआई अर्जुन कर रहे थे। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, आरिफ को धैर्य से फैसला लेना चाहिए था। हत्या करके उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली। सायरा ने भी बहुत गलत किया था, लेकिन किसी के धोखा देने से जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर वो आगे बढ़ जाता तो 2 जिंदगियां बर्बाद न होती। मैम सही कहा, गुस्से और अधैर्य में लिया गया फैसला हमेशा नुकसानदेह होता है। मुश्किल वक्त में इंसान अगर धैर्य रखे और आगे बढ़ना सीखे तो जिंदगी संवर सकती है। आरिफ और सायरा दोनों की गलतियों से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि धोखे या दर्द के बावजूद जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, पहले भी ये सब होता था, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि उस समय समाज से ऐसी फैमिलियों को बहिष्कृत कर दिया जाता था। Women are attention seekers, so at every turn of their life they need attention, and when this doesn't happen they move to some other direction. But this is not right because such relationships don't survive. मैम सही कहा कि पहले लोग रिपोर्ट करने से डरते थे क्योंकि समाज उन्हें बहिष्कृत कर देता था, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं और लोग धीरे धीरे अपनी आवाज उठाने लगे हैं। जहां तक रिश्तों की बात है, ध्यान और समझ दोनों पार्टनर्स के लिए जरूरी होते हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। अगर दोनों एक दूसरे को बराबर महत्व दें तो रिश्ते लंबे समय तक टिक सकते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, खुद लव मैरिज की और बाद में किसी के भटकावे में आकर जान लेने तक को तैयार हो गया। किस्मत अच्छी थी कि शिवांगी बच गई। मैम ये तो समझ से परे है, खुद फैसला किया और बाद में इतनी बड़ी गलती करने चल दिए। शुक्र है शिवांगी बच गई, वरना नतीजा बहुत बुरा होता। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग भी दुनिया में है, यकीन नहीं होता है। मैम सही कहा आपने, कभी कभी तो इंसान देखकर हैरान रह जाता है कि ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। मैम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, बदले की भावना किसी के मन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि बदला लेने से एक की जान चली जाती है और दूसरा जेल पहुंच जाता है। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई, सर बिल्कुल सही कहा, बदले की भावना सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। माफ करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, हर मेल फीमेल को सिर्फ हत्या के बारे में ही क्यों सोचना पड़ता है, सीधा साधा इनकार कर दें, लेकिन हत्या तो न करें, कम से कम दूसरों के बच्चों की तो बिल्कुल नहीं। मैम बिल्कुल सही कहा आपने, इंसानियत यही है कि किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा न लिया जाए। मना करना भी एक विकल्प है, लेकिन किसी की जान लेना कभी हल नहीं हो सकता। हमें इंसान होकर इंसानियत को ही चुनना चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। चांदनी शाही जी ने कमेंट किया है, स्कूल क्या करता, रमणी को वो आदमी मारता ही मारता।
मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्मितल जी ने कमेंट किया है, आखिर इस लड़की की क्या गलती थी जो उसे इतनी भयानक और दर्दनाक सजा मिली? वो लड़का कितनी विकृत मानसिकता वाला था जिसने अपनी ही बहन के साथ ऐसा घृणित अपराध किया। ये घटना बेहद शर्मनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। मैम, सच में बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय घटना है। किसी भी लड़की की गलती कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसे ऐसी सजा मिले। असली गुनाहगार वही दरिंदे हैं जिनकी सोच इंसानियत को शर्मसार करती है। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में कोई और ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जगदीश प्रसाद जी ने कमेंट किया है, इन दोनों अपराधी हत्यारों को कब तक मृत्युदंड दिया जाएगा? ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड की सजा ही दी जानी चाहिए। सर, आपकी बात सही है। ऐसे जघन्य अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में न्याय स्थापित हो सके और अपराधियों के मन में कानून का भय बना रहे। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ज़हीर डॉन जी ने कमेंट किया है, रमणी अपनी मर्जी से मदन की जिंदगी में आई थी और अब अपनी मर्जी से वापस जाना चाह रही थी, तो मदन को उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जब रमणी अपनी इच्छा से आई थी तो उन्हें जाने का भी पूरा हक है। मदन को इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, गुड इन्फॉर्मेशन विवेक भाई, आजकल का यही सच है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जे राठौर जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून। राठौर जी, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राव अभिषेक सिंह जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सानू शर्मा जी ने कमेंट किया है, लड़की लड़का का प्यार मौत का आखिरी रास्ता होता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आर जी नाम के आईडी से कमेंट आया है, ये प्यार हो ही नहीं सकता क्योंकि प्यार में आप कभी उस इंसान की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। सच्चा प्यार तो सिर्फ जीने की वजह देता है, जान लेने की नहीं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शुंडी 5 नाम के आईडी से कमेंट आया है, नीच इंसान। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विवेक कुमार जी, श्याम बहादुर गुप्ता सर, आशु लस्कर जी, समीनाज जी, ज़हीर डॉन जी, गणपत सिन्हा भाटी जी, जफर खान जी, गणेश सौद जी, राहुल जयकर जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।